वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देखो इस वीडियो में मैं आपको बस थ्योरी पोर्शन बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। सो मैं आपको जस्ट थ्योरी पोर्शन करवा रही हूँ, ठीक है। थ्योरी में जो जो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, मैं आपको इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स बता देती हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे देखो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल आप क्वेश्चंस करते हो तो उससे पहले आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसकी जो प्रैक्टिकल्स आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो थ्योरी में देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले जो आपकी टर्म आती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉस्टिंग क्या होती है। देखो कॉस्टिंग वो होता है जब आप किसी भी प्रोड्यूसिंग कंपनी में देखते हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखते हो तो कोई भी आप जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विस की एक्चुअल में कितनी कॉस्ट निकल के आएगी, ठीक है। कितने का आपका वो प्रोडक्ट पड़ेगा, एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को पता लगाना, ठीक है। उस कॉस्ट को असरटेन करना, उसे ही हम कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उस आप मतलब प्रोडक्ट के या फिर सर्विस के कॉस्ट को असरटेन करने के पूरे प्रोसेस को आप कॉस्टिंग बोलते हो, ठीक है। अब आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। देखो जब आप अपनी कॉस्ट पता लगा ली कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट आएगी, सर्विस की इतनी कॉस्ट है, ठीक है, जो भी आपका उसकी इतनी कॉस्ट आएगी, तो अब आप उस कॉस्ट के लिए जो अकाउंटिंग करते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी जैसे कि स्टार्ट हो जाती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट है उससे कितनी इनकम आई, कितना उस पर एक्सपेंस हुआ है आपके, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो, ठीक है। और भी मटेरियल कॉस्ट है, आपकी लेबर कॉस्ट है, वो सारी आप इसमें रिकॉर्ड करते हो, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। ये होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो आपका क्वेश्चन बन जाता है ना, वो पूछते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है तो आप बता सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है आपकी, उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इस वजह से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट पता करने के लिए। और अगर डायरेक्टली पूछता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस बताओ तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देखो लिमिटेशन है वो यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो आपकी, अगर आप पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट की ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। ये सिंपली देखो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने कर रखी है, उसमें आपको पता है आप बैलेंस शीट बनाते हो, P&L बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो ये आपको इनकम से एंड एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको किसी की कॉस्ट पता करनी है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं दे पाती है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इस जगह पे फिर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग काम आती है, ठीक है। सेकंड आपका जो लिमिटेशन आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो यही है कि देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, कई टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। उनको क्लासीफाई नहीं करता है वो, ओवरऑल आपको एक बता देता है कि इतने आपके एक्सपेंसेस हुए और इतने आपके इनकम्स हुए, गेन्स हुए, ठीक है। तो वो आपको क्लियरली नहीं बता पाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, कितने आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। या फिर आप ये सब कुछ जो आपको पता करना है, अगर डायरेक्ट कितना लगा, इनडायरेक्ट कितना लगा, तो उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपका एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट आपका जो लिमिटेशन आ जाता है वो यही होता है कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना आपके देखो कॉस्ट के ना एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको नहीं बता पाता है। तो आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मटेरियल पे कितना खर्चा आ रहा है, लेबर पे कितना खर्चा आ रहा है। तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट कैसे निकालोगे जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितना खर्चा कर रहे हो उन चीज़ों पर, तब तक आप नहीं पता लगा सकते हो, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देखो अगर ये आपको बता ही नहीं पाता है कि क्या आपकी लेबर पे कॉस्ट लग रही है, मटेरियल कॉस्ट लग रही है, तो यहाँ पे देखो आपके जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, आपको मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है और कई बार तो देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इतना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन होता है वो ये देखो कि
अगर आपको कॉस्ट कंपेयर करनी हो, ठीक है, इस प्रोडक्ट की किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर इसी प्रोडक्ट की पहले वाली कॉस्ट के साथ आपको कंपेयर करनी हो कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लिमिटेशन है वो ये है कि देखो, जब तक आपको पर्टिकुलर कॉस्ट की, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता रहेगी, तब तक आप उस पर सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी कॉस्ट इस प्रोडक्ट की 10 रुपये आई है, तो आप उसका सेलिंग प्राइस 12 रुपये या 15 रुपये, आप जितना भी रखना चाहो, जितना प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन जब तक आपको एक्यूरेट कॉस्ट नहीं पता है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे सेट करोगे। तो ये भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लिमिटेशन आता है वो यही है कि देखो, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो साल के एंड में आप करते हो, ठीक है। मतलब पूरा साल जब आपका ख़त्म हो जाता है, मार्च में आप अपना P&L बनाते हो, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, तो ये साल के एंड में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, पास्ट इन्फॉर्मेशन देता है। करंटली आपका देखो मार्केट में कई बार इन्फ्लेशन हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, तो आपको करंट जो इन्फॉर्मेशन है, आपका करंट में कितना मतलब कॉस्ट लगा है, लेबर कॉस्ट लगा, मटेरियल कॉस्ट लगा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं देता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बताता है आपको कितनी लगी है, ठीक है, और वो भी आपकी एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को यहाँ पे संभाल पाना, इसलिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि ये बोलता है आपको प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट नहीं पता है, ठीक है। आपका अगर आप प्रोडक्शन कंपनी है आपकी, ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रखे हैं और आपका हर एक प्रोडक्ट का आपको प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट नहीं पता है। आपको इन्होंने टोटल कॉस्ट बता दी कि टोटल कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग पे इतना लगा है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट पे आपकी कितनी कॉस्ट आपकी लगी है वो नहीं बता पाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट होएगा, एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट आएगा, या फिर आपको किस प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, वो पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नहीं हो पाता है पता कि आपका किस प्रोडक्ट पे आपका कितना प्रॉफिट आया या फिर किस प्रोडक्ट की वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो ये भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। इसी वजह से आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो, ताकि आपको प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट पता चल पाए, तभी आपको पता चलेगा कि उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। 3 टाइप के आपके कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मटेरियल भी आपका 2 टाइप का होता है, लेबर भी आपके 2 टाइप के होते हैं और एक्सपेंसेस भी आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका जो मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आपका वो होता है जो कि आपको प्रोडक्ट में डायरेक्टली नज़र आ जाता है। जैसे कि अगर आप शुगर की बात करते हो तो आपको पता है डायरेक्टली शुगर केन से बनता है, तो शुगर केन वहाँ पे आपका डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। वो आपको पता है कि ये यूज़ हुआ है तभी शुगर बनी है, ठीक है। वैसे ही अगर आप कपड़े लेते हो तो कपड़ों में भी आपको डायरेक्ट पता चल जाता है ना, रेडीमेड अगर आप कपड़े लेते हो तो कपड़े से बना है कपड़ा, उसका जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज़ हुआ होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कपड़े बना रहे हो तो वहाँ पे मशीन भी तो यूज़ हुई होगी ना, तो मशीन तो आपको कपड़े में नहीं नज़र आ रही है बट वो इनडायरेक्टली यूज़ हुई है, ठीक है। तो वो आपका होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी देखो आपके 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर तो देखो आपका वो हो गया जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में आपका हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन में वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। वो आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, वो आपको पता है कि जिसने कपड़े बनाए हैं वो उसका डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर आपके देखो वो होते हैं जैसे कि जो लोग आपको सेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी उस प्रोडक्ट में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में आ जाते हैं, ठीक है, जो इनडायरेक्टली अपना काम कर रहे होते हैं और उनका काम कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है उस प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको जो बिल्कुल नॉर्मली नज़र आ जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में खर्चा हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता है, ठीक है। जैसे कि आपने सपोज करो वही कोई रेडीमेड कपड़े लिए, ठीक है, उसमें आपको पता है कि रॉ मटेरियल कपड़ा जो है उसको खरीदने में पैसे लगे होंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत चीज़ों में पैसे लगे होंगे ना, उसको सिलने के लिए धागा यूज़ हुआ होगा, सुई यूज़ हुई होगी, ठीक है। वो जिस मशीन से सिला गया, मशीन की रिपेयरिंग में भी खर्चा होता है, ठीक है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी दी होगी, वो भी खर्चा होता है उनका, ठीक है। तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो आपके
कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। तीनों डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक कॉस्ट अकाउंटेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या उसका काम होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका उसका कॉस्ट असरटेनिंग। कॉस्ट असरटेनमेंट में देखो वो कॉस्ट को क्लासीफाई करता है, या तो वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, ठीक है। फिर वो उनको आगे भी क्लासीफाई करता है, जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, ठीक है। फिर वो आगे उस कॉस्ट को क्लासीफाई करता है। सेकेंड उसका रोल होता है कि कॉस्ट कंपैरिजन। देखो यहाँ पे वो कॉस्ट का कंपैरिजन भी करता है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है तो कॉस्ट से रिलेटेड सारे काम्स करता है, ठीक है। वो चेक करता है कि कितनी मतलब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, कितनी कॉस्ट उसमें लगी है, किस तरीके से, ठीक है, कहाँ पे कितनी यूज़ हुई है, वो सारी चीज़ें वो चेक करता है, कंपेयर करता है। फिर नेक्स्ट उसका काम होता है कॉस्ट रिडक्शन। अगर देखो उसको लग रहा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो फिर उसको काम होता है कि किस वजह से कॉस्ट बढ़ रही है उसको चेक करे और फिर कॉस्ट रिडक्शन करे उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है उसका कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। फिर वही बात है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करता है ताकि कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही ऊपर ना चली जाए, कुछ ज़्यादा ही कम ना चली जाए, ठीक है, बैलेंसिंग रहे कॉस्ट, ठीक है। फिर वो कॉस्ट रिपोर्ट भी बनाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाता है कि किस एरिया में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, किस एरियाज़ में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ पे हमें क्या काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो करता है। ये होता है आपका कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग करने के भी कई मेथड्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अलग अलग मेथड्स को फॉलो करती है, ठीक है, अपनी उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से, उनके सर्विसेज के हिसाब से जो भी मेथड उनको सूट करता है वो मेथड फॉलो करती है। तो देखो कई तरह के मेथड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईच जॉब के लिए, हर टास्क के लिए यहाँ पे कॉस्टिंग करी जाती है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है यहाँ पे। और ये वाला मेथड जो है देखो ज़्यादातर सुटेबल रहता है उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो रहा हो, कार रिपेयरिंग हो रही हो, ठीक है, पेंटिंग, डेकोरेशन, इस तरह की, ठीक है, जहाँ पे अपनी उन जॉब्स की ना खुद की अलग से स्पेसिफिकेशंस होती है, वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। सेकेंड आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, जो बड़ी जॉब्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। और यहाँ पे जॉब से क्या मतलब है, टास्क का, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की जो काम होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़ा बड़ा काम होता है, हैवी एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। ये वहाँ पे सूटेबल रहता है जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। जैसे कि आपकी शिप बिल्डिंग हो गई, एक शिप को बनाने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, तो वो बड़ा काम है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको एक बैचेस में अरेंज किया गया हो, ठीक है, वो बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, एक सेपरेट यूनिट के लिए एक सेपरेट बैच हो, तो इस टाइप के जगह पे ना देखो बैच कोस्टिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट कोस्टिंग। यूनिट कोस्टिंग में देखो क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए पर्टिकुलर जो आउटपुट आ रहा है आपका उसके लिए कोस्टिंग करते हो, ठीक है। जैसे कि देखो जो आपका ब्रिक मेकिंग होता है, माइनिंग होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, इन सारे में देखो आपका पर यूनिट पे आपको सामान मिलता है। जो ब्रिक्स लेने जाते हो आप घर बनाने के लिए, ईंटें लेने जाते हो, ठीक है, वो पर यूनिट मिलती है। तो वहाँ पे देखो जहाँ पर यूनिट पे आपका प्रोडक्शन हो रहा हो ना, वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें देखो कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे उनको प्रोसेस करने पड़ते हैं और हर प्रोसेस अपने आप में खुद में अलग होता है। तो वहाँ पे देखो प्रोसेस कॉस्टिंग की जाती है। आपका जो ईच स्टेज है, ईच प्रोसेस है, उस पर उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे कि आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है, ठीक है, कॉटन को पहले लाया जाता है, फिर उसको रिफाइनिंग किया जाता है, उसको अच्छे से वीविंग किया जाता है, उसका फिर फिनिशिंग होती है, ठीक है, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे प्रोसेस कॉस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपका देखो एक सर्विस को ऑपरेट करने में कितनी कॉस्ट आ रही है वो चेक की जाती है और वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ करी जाती है। फॉर एग्जांपल देखो आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहाँ पे आपका बेड पे एक दिन का कितना चार्ज आता है, पर डे आपका जो बेड चार्ज है वो पर डे आपकी सर्विसेज के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। वैसे ही आप बस में जा रहे हो तो आपने कितना जगह पे ट्रैवल करा है, कितनी दूर ट्रैवल करा है, उस हिसाब से सर्विस कितनी आपने ली है वहाँ पे उस हिसाब से कॉस्टिंग करी जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल कॉस्टिंग।
इसमें देखो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में ना आपको बहुत सारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स लगते हो, पार्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ती हो। तो वहाँ पे देखो ईच पार्ट की कॉस्टिंग करी जाती है, ठीक है, कि ये पार्ट कितने का आया। जैसे कि आप टाइपराइटर्स देख लो, कंप्यूटर्स देख लो, टेलीविज़न देख लो, रेफ्रिजरेटर, एसीज़ वगैरह होते हैं। इनमें देखो कई छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है ये प्रोडक्ट। तो उनमें हर पार्ट की कॉस्टिंग करी जाती है, उसको बोलते हैं हम मल्टीपल कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, जब किसी सेम इंडस्ट्री में देखो जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो सेम मेथड यूज़ कर रही होती हैं कॉस्टिंग का, ठीक है, मतलब सेम इंडस्ट्री में बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स यूज़ कर रही हो सेम मेथड कॉस्टिंग करने के लिए, ठीक है, सारा एक जो जितनी भी फर्म्स है वो सब एक ही मेथड को फॉलो कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। और देखो जो ये कॉस्टिंग है आपकी, जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे देखो दो बेसिक मेथड्स आपके जो जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग है, बाकी सब इन्हीं के वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग देखो क्या होता है, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालते हो, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग कॉस्ट निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है, वैसे ही जब आप सर्विसेज की कॉस्ट निकाल रहे हो, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी टाइप की आप सर्विसेज लेते हो, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं आपको, उन सर्विसेज की जब कॉस्ट निकाली जाती है उसको हम बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। देखो थ्योरी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एक बार स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके एक बार उसको रफली रीड कर लेना, उसकी जो हेडलाइंस है आपके टॉपिक्स की उनको एक बार रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, उनमें क्या क्या है अंदर, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प करेगा। और 1-2 क्वेश्चन आप आगे पीछे से अगर पूछ सकते हो एग्ज़ाम में, आपको ये फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे पूछ के कर लेना, बस पेपर को खाली मत छोड़ के आना, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो एग्जामिनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है आपको नंबर देने की, एटलीस्ट आप पास हो जाओगे। सो बिल्कुल भी घबराना मत, आपको जो भी आता है सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट